हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन फॉर नीट सीरीज में क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो देखो, सबसे पहले अपन इस चैप्टर में जो है इस पैराग्राफ को समझने वाले हैं जो कि इंट्रोडक्शन में दे रखा है। और यहाँ पर एक कंसेप्ट दे रखा है हेल्दी होने का, या फिर अपन कैसे पता कर सकते हैं कि कोई पर्सन अनहेल्दी है। और ये कंसेप्ट पुराना कंसेप्ट है जो अर्ली ग्रीक्स जैसे कि हिपोक्रेट्स और कुछ आयुर्वेदिक सिस्टम में माना जाता था। इस हाइपोथेसिस को कहते हैं गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। और ये जो किसका बिलीफ था, अर्ली ग्रीक्स जैसे कि हिपोक्रेट्स वगैरह का मानना था। इसके अकॉर्डिंग जिस पर्सन के अंदर ब्लैक बाइल होते हैं, मतलब खराब फीवर वो होता है, बाइल होता है, उसके अंदर क्या होता है, फीवर आएगा। ठीक है, बोले तो अगर अच्छा ह्यूमर होगा, अच्छा बॉडी फ्लूइड होगा तो वो हेल्दी होगा। खराब बॉडी फ्लूइड होगा या ब्लैक बाइल होगा तो उसमें क्या होगा, फीवर होगा। फिर बाद में विलियम हार्वे करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कवरी की थी। उन्होंने इसको क्या कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया। ठीक है, तो अपन को इस वाले पैराग्राफ से रिलेटेड ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, अर्ली ग्रीक्स और हिपोक्रेट्स के मानना था। इसके अकॉर्डिंग हेल्दी अनहेल्दी होने का क्या कारण होगा, या फीवर आने का क्या कारण होगा, ब्लैक बाइल। किसने डिसअप्रूव किया था, विलियम हार्वे ने। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की इन्होंने डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट है कि हेल्थ जो है वो किसके थ्रू अफेक्ट होती है। तो हेल्थ जो होती है 3 चीज़ों से अफेक्ट होती है। एक तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, उससे पर्सन अनहेल्दी हो सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसी डेफिशिएंसी और ऐसे डिसऑर्डर को कहते हैं जो बच्चा बर्थ के साथ में ही होती है, उसमें उसके जीन की वजह से वो अपने पेरेंट्स से वो डिजीज जो है वो ऑब्टेन करता है। या फिर कोई इन्फेक्शन की वजह से वो हेल्दी से अनहेल्दी हो रहा है, या फिर उसमें कोई लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम जैसे फूड वाटर का वो ध्यान नहीं रख रहा, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहा, एक्सरसाइज नहीं कर रहा प्रॉपर। ठीक है, जैसे कोई स्मोक कर रहा है, अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, तो वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हो जाएंगे। ठीक है, अब WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है। तो WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ का मतलब सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज या फिजिकल फिटनेस को हेल्थ नहीं कहते। WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ ये है कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग को क्या कहते हैं, हेल्थ कहते हैं। नेक्स्ट है हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए। बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, वेस्ट का जो प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, वेक्टर्स को कंट्रोल करना चाहिए, फूड और वाटर की हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है डिजीज। डिजीज क्या होती है, डिजीज वो कंडीशन है जिसमें बॉडी में या तो किसी एक ऑर्गन की फंक्शनिंग या एक से ज़्यादा ऑर्गन की फंक्शनिंग जो है वो एडवर्सली अफेक्ट होती है। और इसके साथ साथ अपन उस एडवर्सली अफेक्ट को देख पाएंगे क्योंकि कुछ साइंस और सिम्टम्स भी आएंगे। ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे, डिजीज कहेंगे। डिजीज 2 तरह की होती है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीज वो होती है जो पेशेंट से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती है, और नॉन इन्फेक्शियस वो होती है जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। अगर एक पर्सन को डायबिटीज़ है किसी पेशेंट को, तो वो डायबिटीज़ पर पेशेंट से किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, तो वो कौन सी डिजीज होगी, नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, इन्फेक्शियस जैसे किसी पर्सन को मान लो कि कोल्ड हो रखा है और वो स्नीज करे तो उसके ड्रॉपलेट्स अगर पड़ोसी में चले जाएंगे, बोले तो हेल्दी पर्सन में चले जाएंगे, तो उसमें भी डिजीज हो जाएगी, तो वो कौन सी होगी, इन्फेक्शियस डिजीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस। अब इस वाले टॉपिक जो है ये कॉमन डिजीज इन ह्यूमन, इसमें बेसिकली अपन को क्या करना है कि वो सारी डिजीज के बारे में स्टडी करेंगे, वो भी पैथोजन वाइज। मतलब पहले अपन बैक्टीरियल डिसऑर्डर देखेंगे, फिर अपन फंगल डिसऑर्डर हो गए, हेलमंथीज डिसऑर्डर हो गए, प्रोटोजुआ से होने वाले डिसऑर्डर हो गए, वायरस से होने वाले डिसऑर्डर हो गए। इन कैटेगरी के हिसाब से पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन एक टर्म को समझते हैं कि पैथोजन। पैथोजन क्या होता है। तो पैथोजन जो होता है वो क्या होता है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। पैथोजन के पास में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो होस्ट के अंदर जाके अडॉप्ट कर पाए, तभी वो उसको क्या करेगा, बीमार कर पाएगा। पैथोजन हैव टू अडॉप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। होस्ट के अंदर के एनवायरनमेंट में अडॉप्ट होना पड़ेगा। जैसे अगर उसे गट में सर्वाइव करना है तो बेसिकली लो पीएच के टूवर्ड्स में उसमें रेजिस्टेंस होनी चाहिए। सबसे पहले जो अपन डिसऑर्डर करने वाले हैं वो सारे होंगे बैक्टीरियल डिसऑर्डर। बैक्टीरियल डिसऑर्डर 2 अपनी बुक में डिस्क्राइब कर रखे हैं और 3 का और नाम भी दे रखा है। टोटल 5 नाम दे रखे हैं, टाइफॉइड, न्यूमोनिया, डिजेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया। ठीक है,
टाइफाइड जो होता है उसका पैथोजन होता है साल्मोनेला टाइफी, और न्यूमोनिया का होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, अब एक एक करके इनको अपन डिस्क्राइब भी करेंगे। डिस्क्रिप्शन में अपन को 3 चीजें मेनली याद करनी है, पैथोजन याद रखना है, मोड ऑफ इन्फेक्शन याद रखना है और सिम्टम्स याद रखना है। सबसे पहला है टाइफॉइड। तो टाइफॉइड जो होता है उसका पैथोजन होता है साल्मोनेला टाइफी। क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है इसका? कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू ये क्या करता है, मतलब पेशेंट से हेल्दी पर्सन में जा सकता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? सस्टेन्ड हाई फीवर आता है, 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाएगा। वीकनेस होगी, स्टमक में पेन होने लगेगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होने लगेगी, भूख कम लगेगी, और अगर सीवियर केस है तो इंटेस्टाइन परफोरेशन हो जाता है जिससे डेथ भी हो सकती है। टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म्ड बाय विडाल टेस्ट। ये एक याद रखना, टाइफाइड जो है वो विडाल टेस्ट से अपन वो कंफर्म भी कर सकते हैं। एक केस दे रखा है कि कैसे ये डिजीज फैलते फैलते बहुत सारों में फैल सकती है। मैरी मेलोन करके एक कुक थी, तो वो जो अपना टिफ़िन सर्विस था उनका, जो खाना वो दूसरों को सर्व करती थी, भेजती थी, उसके साथ में ये बीमारी उन्होंने बहुत सारे जनों को जाने अनजाने में फैला दी। यही वजह, जब बाद में पता चला कि इनके फूड के थ्रू ये फैल रही है तो उन्हें टाइफॉइड मैरी निकनेम दिया गया। नेक्स्ट है बैक्टीरियल डिजीज जो है वो है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया किससे होती है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होती है। ये वाली डिजीज जो होती है इसमें क्या होता है कि पर्सन के लंग्स जो होते हैं उसके अंदर जो होता है इन्फेक्शन फैलने लगता है, और एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, फ्लूइड वगैरह इकट्ठा होने लगता है। एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ, देखो जितनी भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो कि लंग्स तक नहीं फैलता, और लोअर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो लंग्स तक फैल जाता है। ये इतना खतरनाक नहीं होता, ये ज़्यादा हार्मफुल या फैटल होता है। कॉमन कोल्ड जो है वो अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, जबकि न्यूमोनिया जो है वो एक लोअर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, अब न्यूमोनिया फैलता कैसा है? तो जितने भी ऐसे लंग्स से या रेस्पिरेशन से रिलेटेड बीमारियां होती है वो ज़्यादातर खांसने और छींकने की वजह से, स्नीजिंग और कफ की वजह से ड्रॉप्स निकलती है, वो पेशेंट से हेल्दी पर्सन में चली जाती है, चाहे उनके थिंग्स से जाए चाहे डायरेक्ट एयर के थ्रू जाए, तो फिर बीमारी फैलती है। तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है। सिम्टम्स क्या होते हैं? एल्वियोलाई के अंदर लिक्विड भरने लगता है जिससे रेस्पिरेशन लेने में प्रॉब्लम होती है, फीवर्स होता है, चिल्स होता है, चिल्स बोले तो ठंड लगती है, कफ होगा, खांसी आएगी, हेडेक होने लगेगा। ज़्यादा सीवियर केस होगा तो लिप्स और फिंगर नेल्स जो होते हैं ग्रे टू ब्लूइश भी होने लगते हैं। फिर देखो यहाँ पर और भी डिजीज़ दे रखी है, डिजेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, हालांकि इनका डिस्क्रिप्शन नहीं है। उसके बाद अपन को पढ़नी है वायरल डिजीज। तो वायरल डिजीज जो है वो अपनी बुक में 2 दे रखी है, एक कॉमन कोल्ड और एक HIV। कॉमन कोल्ड का डिस्क्रिप्शन यहाँ दे रखा है, HIV का इस चैप्टर में आगे दे रखा है। कॉमन कोल्ड जो होती है वो राइनो वायरस से होती है, और एड्स जो होता है वो HIV से होता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कॉमन कोल्ड। पैथोजन क्या होगा? राइनो वायरस। इन्फेक्शन कैसे फैलेगा? मैं बता ही चुका हूँ, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, और क्योंकि ये अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है तो लंग्स तक नहीं पहुँचती। ठीक है, नेजल कंजेशन होता है, डिस्चार्ज होने लगता है, सोर थ्रोट होता है, हॉर्सनेस होती है, बोले तो आवाज़ भारी हो जाएगी, गला बैठ जाएगा, कफ होगा, हेडेक होगा, टायर्डनेस होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने प्रोटोजुआ डिसऑर्डर। प्रोटोजुअन डिसऑर्डर 2 है, एक है मलेरिया और एक है अमीबाइसिस। मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम से होता है, अमीबाइसिस जो होता है वो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है। पहले अपन मलेरिया से देखते हैं। तो मलेरिया जो होता है उसका पैथोजन है प्लाज्मोडियम। ठीक है, उसकी 2-3 अलग अलग स्पीसीज से मलेरिया होता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, और इसमें से सबसे खतरनाक और सबसे सीवियर फैटल जो होता है वो कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। फिर अपनी बुक में जो है लाइफ साइकिल दे रखा है। तो अगर आप में से कोई नीट के साथ में बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है उसके लिए मैंने साइट में लिख दिए हैं। देखो, सबसे पहले अपन लिखेंगे कि प्लाज्मोडियम जो है वो 2 होस्ट रखता है, ह्यूमन और मॉस्किटो। एक मॉस्किटो जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन को क्या करता है, उससे ब्लड सक करता है, तो ये पैरासाइट उसके अंदर जाता है और उसके अंदर मल्टीप्लाई होकर एक स्पोरोजोइट स्टेज बनाता है जो उसकी सैलिवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाती है। जब ये पर्सन
सॉरी, ये मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को कट करेगा तो उसके सलाइवा के थ्रू ये कहाँ चला जाएगा, उस हेल्दी पर्सन में चला जाएगा। तो स्पोरोजोइट स्टेज जो होती है, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन्फेक्शियस स्टेज होती है ह्यूमन के लिए, ठीक है। When a infected mosquito bite, sporozoite enter into body. पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई इन लीवर देन आरबीसी। पहले वो किस में मल्टीप्लाई करेगा, लीवर में, और फिर आरबीसी में। जब वो आरबीसी में मल्टीप्लाई करता है तो आरबीसी क्या होने लगती है, रप्चर होने लगती है, उससे एक टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन सिक्रेट होता है, और जिसकी वजह से चिल्स और रिकरिंग फीवर आता है, थोड़ी थोड़ी देर से बार बार फीवर आता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम 2 होस्ट में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, ये ह्यूमन में और एनोफ्लीज मॉस्किटो में, जो कि वेक्टर और ट्रांसमिटिंग एजेंट भी है। उसमें से ह्यूमन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है और मॉस्किटो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। जो की पॉइंट थे वो मैंने इधर हाईलाइट भी किए हैं। अब अपनी बुक में एक डायग्राम भी दे रखा है, देखो यहाँ से इसको रीड करते हैं। ये एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, किसी हेल्दी पर्सन को ब्लड सक कर रहा है, तो उसके थ्रू उसके अंदर स्पोरोजोइट चले गए। फिर उससे बाद में वो गए लीवर में, और लीवर के अंदर जाके उन्होंने साइकिल चलाया एसेक्सुअल, जिससे लीवर की सेल में उसके नंबर धीरे धीरे बढ़ते थे और फिर लीवर की सेल फट जाती थी। उसके बाद ब्लड में गए, फिर ब्लड में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलाया और नंबर बढ़ाए। लास्ट में वो 2 गैमिट सेल बना लेते हैं, मेल गैमिट फीमेल गैमिट। इस स्टेज के बाद, ये स्टेज ब्लड में है ह्यूमन के, कौन से ह्यूमन में, जो पेशेंट है। फिर कोई एक मॉस्किटो आता है और इनका ब्लड सक करता है, तो ब्लड के साथ होते हुए ये गैमिट्स किसके अंदर चले जाते हैं, मॉस्किटो के अंदर चले जाते हैं। एक बार जब मॉस्किटो के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन से के बाद में सेलेवरी ग्लैंड में जाकर बहुत सारे स्पोरोजोइड बना लेते हैं, और फिर आगे का साइकिल वापस चलेगा। तो इस तरीके से ये साइकिल चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपने अमीबाइसिस। अमीबाइसिस जो होता है ये भी एक प्रोटोजुआ से होने वाली डिजीज है, जो कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से होती है। ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होती है, इसके मतलब वो पैरासाइट जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में डिजीज फैलाता है। जो इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन होगा वो क्या होगा, हाउस फ्लाई इसके लिए मैकेनिकल कैरियर का काम करेगी। इसके अलावा जो कॉन्टामिनेटेड फूड वाटर से ये डिजीज फैलती है। सिम्टम्स क्या होंगे, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन होने लगेगा, क्रैम्प्स आएंगे, स्टूल जो होता है, जो अपन वेस्ट निकालते हैं, उसके साथ म्यूकस और ब्लड क्लॉट बनने लगता है, ठीक है। सब में आप 3 पॉइंट याद रखें, पैथोजन, मोड ऑफ इन्फेक्शन और सिम्टम्स। नेक्स्ट है डिजीज कॉज्ड बाय हेलमिंथीज। कौन कौन सी है, एस्केरियासिस और एलिफेंटाइसिस। एस्केरियासिस एस्केरिस से होती है, एलिफेंटाइसिस जो होती है वुचेरेरिया से होती है। एस्केरियासिस जो होता है एस्केरिस से होती है, जिसे इंटेस्टाइनल पैरासाइट कहते हैं। अब ये किसके थ्रू फैलेगी, ऑब्वियस थिंग है, कॉन्टामिनेटेड वाटर और फूड के थ्रू फैलती है। और सिम्टम्स क्या होते हैं इस डिजीज में, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मस्कुलर पेन होगा, फीवर होगा, एनीमिया हो जाएगा, इंटेस्टाइनल का जो पैसेज है वो ब्लॉक होने लगेगा। दूसरी डिजीज जो अपने हेलमिंथीज से है वो है एलिफेंटाइसिस, जिसे फिलेरिएसिस भी कहते हैं। इसका जो पैथोजन होता है वो होता है वुचेरेरिया। इसकी 2 स्पीसीज याद रखनी है, वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी और वुचेरेरिया मलाई। ये जो डिजीज जो होती है वो एक मॉस्किटो के थ्रू फैलती है, जिसे क्यूलेक्स मॉस्किटो कहते हैं। आप नाम याद कर सकते हैं, अपनी बुक में नहीं दे रखा। इस डिजीज में क्या होता है, जो लेग का जो लोअर लिम्स जो होते हैं, लेग्स जो होते हैं, लोअर लिम्स की वेसल्स, वैसे ही कहीं पे भी हो सकती है लेकिन लोअर लिम्स में ज़्यादा होती है, वहाँ की जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है उनमें इन्फेक्शन की वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, और यही वजह इसे एलिफेंटाइसिस कहते हैं। साथ ही में जेनिटल ऑर्गन जो होते हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है वायरल डिजीज। वायरल डिजीज में अपने कुछ जीनस दे रखे हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, इनसे रिंग वॉर्म होता है। तो आपको पूछ सकते हैं रिंग वॉर्म कराने वाले जो मतलब जीनस कौन कौन से हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन। इसके साथ ही स्किन पर देखो ड्राई स्केली लेसन्स बनते हैं बॉडी के अलग अलग जगह पर, इंटेंस इचिंग होती है, ठीक है, और ये इसके सिम्टम्स होते हैं। ये डिजीज फैलती कैसे है, वैसे ये डिजीज सॉइल के थ्रू या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के टॉवल, क्लॉथ्स, इन सब के इस्तेमाल करने से फैलती है। हीट और मॉइस्चर जो होता है और इस इन्फेक्शन को और बढ़ा देता है। उसके बाद जो पैराग्राफ दे रखा है ये बेसिकली अपने इस चीज़ का पैराग्राफ है कि सारी डिजीज से अपन कैसे बच सकते हैं। तो अलग अलग डिजीज के लिए देखो, जनरली जो भी एयर, फूड और वाटर के थ्रू डिजीज होती है उसको अपन कैसे ध्यान रख सकते हैं, पर्सनल और पब्लिक हाइजीन से।
पर्सनल हाइजीन में देखो क्या क्या आता है। पर्सनल हाइजीन इंक्लूड बॉडी की क्लीनिंग, कंजप्शन ऑफ क्लीन वाटर, फूड, इन सब का ध्यान रखना है। पब्लिक हाइजीन में क्या आता है कि वेस्ट का डिस्पोजल प्रॉपर हो, पीरियोडिक क्लीनिंग वगैरह हो, ये सब होना चाहिए। अब इनसे कौन कौन सी डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे टाइफॉइड, अमीबाइसिस, एस्केरियासिस, जो कि कॉन्टामिनेटेड फूड वाटर से फैलती है। अगर अपन पर्सनल और पब्लिक हाइजीन का ध्यान रखेंगे तो ये नहीं होगी। साथ में एयरबॉर्न डिजीज से भी अपन बच सकते हैं। अब कुछ डिजीज ऐसी होती है जो मॉस्किटो के थ्रू फैलती है, उनसे बचने के लिए अपन को मॉस्किटो को कंट्रोल करना चाहिए। और ये पूछा जा सकता है कैसे कंट्रोल करेंगे। तो एक तो घर के आसपास कहीं पे भी पानी इकट्ठा नहीं देने दें। मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करना है। अगर कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है जैसे कि कोई पॉन्ड वगैरह, तो उसमें गेम्बूस या फिश, याद रखें इस फिश को इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये मॉस्किटो के लार्वा पे फीड करती है। इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो डोर और विंडो होती है उस पर वायर मैश वाली वो जाली लगा देंगे अपन, ठीक है। और इनसे अपन जितने भी मॉस्किटो से होने वाली डिजीज है उससे बच सकते हैं। कौन कौन सी डिजीज है? मलेरिया मॉस्किटो से होती है, एलिफेंटाइसिस मॉस्किटो से होती है, और डेंगू और चिकनगुनिया भी होती है। मलेरिया होती है फीमेल एनाफिलिस से, ये होती है क्यूलेक्स से, और डेंगू और चिकनगुनिया देखो यहाँ लिखी हुई है एडिस मॉस्किटो से होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपने है टॉपिक इम्यूनिटी। तो देखो इम्यूनिटी जो है, सबसे पहले समझते हैं इम्यूनिटी होती क्या है। तो ये बॉडी की ओवरऑल एबिलिटी है जिससे एक बॉडी पैथोजन के साथ क्या करती है, फाइट करती है, ठीक है। उसे अपन क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो तरह की होती है, इनेंट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर दोनों में फ़र्क देखा जाए तो इनेंट इम्यूनिटी जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, जब अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ेंगे तो वो स्पेसिफिक होगी। नॉन स्पेसिफिक का क्या मतलब है कि इनेंट इम्यूनिटी ऐसे नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए कुछ अलग काम करती है, जबकि एक्वायर्ड वाली जो होती है, जो इम्यूनिटी अपन एक्वायर करते हैं, जैसे मान लो मैंने पोलियो की वैक्सीन ली है तो मुझे सिर्फ पोलियो के टूवर्ड्स में इम्यूनिटी मिलेगी, तो वो कौन सी इम्यूनिटी होगी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी। जबकि इनेंट ऐसी नहीं होती, ये नॉन स्पेसिफिक होती है, टाइम ऑफ बर्थ के समय ही अपने पास होती है, मतलब पहले से ही है। जबकि एक्वायर्ड अपन अपनी लाइफ स्पान में क्या करते हैं, खुद एक्वायर करते हैं। अब इनेंट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है, टाइम ऑफ बर्थ के समय होती है, इसकी कोई मेमोरी नहीं होती। मेमोरी क्या होता है उसको अभी अपन आगे समझेंगे। ये सिर्फ कुछ बैरियर्स की वजह से होती है। अब कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, तो 4 बैरियर्स है। पहला कौन सा है, फिजिकल बैरियर, दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा है सेलुलर बैरियर, और चौथा जो अपन पढ़ेंगे वो कौन सा है, साइटोकाइनिन बैरियर। फिजिकल बैरियर का क्या मतलब है कि अपनी बॉडी के चारों तरफ या किसी पर्टिकुलर जगह पर कुछ ऐसे फिजिकल थिंग होगी, उसकी वजह से पैथोजन अंदर नहीं जा पाएंगे, जैसे कि स्किन हो गई। ऐसे सारे ऑर्गन है जैसे कि एपिथेलियम लाइनिंग होती है, जैसे रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, वहाँ पर म्यूकस की कोटिंग होती है, तो म्यूकस की वजह से पैथोजन आगे नहीं जा पाते। फिर होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये ऐसे बैरियर हैं जो किसी प्रोसेस की वजह से होते हैं, जैसे कि स्टमक में एसिड सिक्रेट होता है उसकी वजह से, माउथ में सलाइवा होती है उसकी वजह से, आइज़ में टीयर्स होते हैं उसकी वजह से, ये जो है पैथोजन को मारते हैं। फिर है सेलुलर बैरियर, इसमें सेल्स जो होती है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। तो दो तरह की सेल जो होती है वो जो होती है फैगोसाइटिक नेचर को शो करती है। फैगोसाइटिक मतलब खा जाती है। एक होती है माइक्रोफेज जो कि साइज में छोटी होती है, एक होती है मैक्रोफेज, ठीक है, दोनों WBC है। माइक्रोफेज जो होती है वो बेसिकली न्यूट्रोफिल्स होती है, जिसके लिए अपनी बुक में नाम लिखा हुआ है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट बोले तो WBC। ये इतना बड़ा नाम क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स में 11th क्लास में अपन ने पढ़ा था कि न्यूट्रोफिल्स में जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें लोब बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो एक तो अपने न्यूट्रोफिल्स जिसे माइक्रोफेज कहते हैं, और एक मोनोसाइट जिसे मैक्रोफेज कहते हैं, और साथ में कुछ नेचुरल किलर सेल जो कि लिम्फोसाइट के टाइप है। ये सब सेलुलर बैरियर बनाती है। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन बैरियर। मान लो कि ये एक सेल है जो वायरस से इन्फेक्टेड हो गई, तो ये क्या करती है, कुछ केमिकल सिक्रेट करती है जो सराउंडिंग सेल्स को इन्फॉर्म करती है कि भाई वायरस का इन्फेक्शन हुआ है और आप उससे बच सकते हो। तो वो ऐसे केमिकल सिक्रेट करती है जिसे इंटरफेरॉन कहते हैं, और ये नॉन इन्फेक्टेड सेल को फर्दर वायरल इन्फेक्शन से बचाती है। बेसिकली जब इंटरफेरॉन इन नॉन इन्फेक्टेड सेल के पास में जाते हैं तो वो अपने ट्रांसक्रिप्शन को रोक देती है, मशीनरी को, जिससे वायरस आकर खुद के लिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं करवा पाता। नेक्स्ट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये स्पेसिफिक होती है, पैथोजन स्पेसिफिक होती है, इसकी एक मेमोरी होती है। मेमोरी का क्या मतलब है, जब कोई पैथोजन पहली बार अपनी बॉडी में जाता है
और मान लो कि अपनी बॉडी उसको काउंटर कर सकती है, तो काउंटर करते समय बहुत टाइम लेती है, इसको कहते हैं प्राइमरी रेस्पॉन्स। लेकिन उसके बाद अगर वो पैथोजन कभी भी मेरी बॉडी में जाएगा तो बॉडी सडनली एकदम झटके से रेस्पॉन्स देगी, हाई इंटेंसिटी का रेस्पॉन्स देगी, इसे कहेंगे सेकेंडरी रेस्पॉन्स या एन एमिनेस्टिक रेस्पॉन्स भी कहते हैं, इस नाम से पूछा जा सकता है, सेकेंडरी रेस्पॉन्स को कहते हैं। सेकेंडरी रेस्पॉन्स फास्ट और हाई इंटेंसिटी का होता है, ये प्रूफ करता है कि प्राइमरी रेस्पॉन्स की कुछ ना कुछ मेमोरी रही है, ठीक है, याद रखें। और यही कंसेप्ट वैक्सीनेशन का जो होता है प्रिंसिपल भी होता है। वैक्सीनेशन में अपन क्या करते हैं, प्राइमरी रेस्पॉन्स के लिए बॉडी को टाइम देते हैं। मतलब अपन जैसे कुछ आगे पढ़ेंगे, कुछ किल्ड पैथोजन क्या करते हैं, किसी होस्ट के अंदर डालते हैं, तो होस्ट की जो बॉडी होती है वो उसके साथ उसको आइडेंटिफाई करती है, उसे उसके एंटीजन को पहचानती है, उनके टूवर्ड्स में एंटीबॉडी बनाना सीखती है, और वो टाइम लेता है और वो प्राइमरी रेस्पॉन्स है। और उसके लिए टाइम मिल जाएगा बॉडी को, क्योंकि वो तो डेड और किल्ड या फिर वीकंड पैथोजन होता है। उसके बाद जब सच में वो पैथोजन कभी आएगा तो सेकेंडरी कहलाएगा, और सेकेंडरी के समय प्राइमरी की वजह से मेमोरी होगी और जल्दी से काम करेगी। चाहे प्राइमरी रेस्पॉन्स हो चाहे सेकेंडरी रेस्पॉन्स हो, वो दो तरह की लिम्फोसाइट की वजह से होता है, जिसे कहते हैं बी और टी लिम्फोसाइट। इसमें से बी लिम्फोसाइट जो होती है वो क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है, और टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करती है। अब एक एंटीबॉडी क्या होती है, वो जो होती है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 1 2 3 4। इसमें से आप ये वाली और ये वाली देखेंगे तो छोटी चेन है, और ये वाली जो बीच में 2 वाई शेप की दिख रही है ये बड़ी चेन है। बड़ी चेन को कहते हैं हैवी चेन और छोटी चेन को कहते हैं लाइट चेन। तो 2 हैवी और 2 लाइट चेन है, इसलिए इसे H2L2 कहते हैं, ठीक है। टोटल 5 तरह की एंटीबॉडी होती है। सारी एंटीबॉडी जो होती है वो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, इसलिए एंटीबॉडी को कहते हैं आईजी। अब ये 5 तरह की होती है, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। गैम्ड से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। एक जो एंटीबॉडी का डायग्राम होता है उसमें लाइट चेन में भी देखो 2 रीजन है। ये वाला रीजन वेरिएबल रीजन कहलाता है, ये कांस्टेंट रीजन कहलाता है। जो हैवी चेन है उसमें एक वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन 3 होते हैं, यहाँ तक एक, यहाँ तक दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। जो वेरिएबल रीजन है दोनों का, उसमें एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है जहाँ एंटीजन आके जुड़ता है। बाकी ये चेन और बाकी के कनेक्शन डाई सल्फाइड बॉन्ड से बने रहते हैं। यहाँ पर N क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि एक प्रोटीन की चेन जो है एमिनो एसिड में एक तरफ N एंड होता है और एक तरफ क्या होता है, C एंड होता है। एमिनो एसिड बनाते हैं ना अपन, तो एमिनो एसिड में एक तरफ COH ग्रुप जुड़ा होता है, एक तरफ NH2 ग्रुप जुड़ा होता है, ऊपर हाइड्रोजन लगा होता है, यहाँ पर कोई ना कोई ग्रुप होगा। तो जब ये आगे से आगे जुड़ते जाएंगे तो पहले का तो N एंड रहेगा और सबसे लास्ट वाले का C एंड रहेगा, तो यहाँ C लिखा हुआ है, यहाँ N लिखा हुआ है, ठीक है। फिर 2 तरह की इम्यूनिटी होती है, एक ह्यूमरल इम्यूनिटी और एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होती है वो एंटीजन की वजह से होती है, इसका मतलब ये बी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करवाती है, और ये ग्राफ्ट रिजेक्शन में या सेल्फ नॉन सेल्फ आइडेंटिफिकेशन में हेल्प नहीं करती। दूसरी होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं बनते, ये टी लिम्फोसाइट की वजह से होती है। ये सेल्फ नॉन सेल्फ आइडेंटिफिकेशन करवाती है और ग्राफ्ट रिजेक्शन कराती है। अगर आपको नहीं पता ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है, जब ऑर्गन डोनेशन वगैरह होता है तो जो अपन ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे कि किसी की किडनी फेल हो गई और बाहर से किडनी लगा रहे हैं, तो वो किडनी ग्राफ्ट कहलाती है। तो वो अगर कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी बॉडी रिजेक्ट कर देती है, ठीक है, तो वो ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कौन सी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल होती है, CMI रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द बॉडी इज एबल टू डिफ्रेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ इन द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। नेक्स्ट है कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक्टिव और पैसिव। अब एक्टिव वो होती है जिसमें बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाना सीखती है, और पैसिव वो होती है जिसमें रेडीमेड एंटीबॉडी का इस्तेमाल करते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो स्लो होती है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी जो होती है वो कैसी होती है, फास्ट होती है। एक्टिव इम्यूनिटी में मेमोरी होती है, इसका मतलब इसे एक बार ही अपन को ऐसा करना पड़ेगा, इस फेज से थ्रू जाना पड़ेगा। जैसे वैक्सीनेशन एक्टिव इम्यूनिटी का, तो एक बार वैक्सीनेशन करवा दिया तो फिर वो बार बार काम करेगा, जैसे कि पोलियो के केस में होता है। जबकि पैसिव के अंदर अपन क्या करते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडी लेते हैं, तो वो उस समय तो बचाएगी, ठीक है, लेकिन अगर बाद में थोड़े दिनों बाद में वापस इन्फेक्शन होता है तो अपन को वापस वो एंटीबॉडी लेने की जरूरत पड़ेगी। बॉडी के पास कोई पुराने एनकाउंटर की मेमोरी नहीं होगी, ठीक है। जैसे वैक्सीनेशन एक्टिव में आता है, माँ के मिल्क से IgA प्रोटीन वो एंटीबॉडी मिलती है, तो ये एक पैसिव का है क्योंकि माँ की तरफ से गिफ्ट मिल रहा है, ठीक है।
अब देखो मदर के मिल्क के बारे में लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट मिल्क होता है वो येलोइश होता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसमें आईजीए एंटीबॉडी होती है और ये फिटस के लिए, हेल्थ के लिए क्या होती है, अच्छी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन मैंने पहले ही बताया, वैक्सीनेशन जो प्रिंसिपल होता है वो किस पे बेस्ड है, मेमोरी पे बेस्ड है। और वैक्सीनेशन में क्या करते हैं अपन, प्रिपेयर एंटीजेनिक प्रोटीन लेते हैं या इनएक्टिव और वीकन पैथोजन को खुद को ही ले लेते हैं, जिसे वैक्सीन कहते हैं, और उसे होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। अब वो प्राइमरी रिस्पॉन्स देता है, एंटीबॉडी बनाना सीखता है, उसके बाद कभी भी एनकाउंटर होगा तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स बहुत तेज होता है और अपन उस बीमारी से हमेशा बचेंगे, ठीक है। द वैक्सीन ऑल्सो जनरेट बी एंड टी सेल्स दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर, और जिससे बहुत सारी एंटीबॉडी बनेगी। ये तो है वैक्सीनेशन। पैसिव का मतलब ये एक्टिव है, पैसिव का क्या है, देखो कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर आप बोर्ड क्लास से बिलोंग कर सकते हो तो एक साथ आ सकता है कि पैसिव इम्यूनाइजेशन पे शॉर्ट नोट्स लिखे। देखो कभी कभी कुछ केस में अपन को क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, जैसे कि सांप ने काट लिया तो अभी हाथों हाथ अपन को कोई रिस्पॉन्स चाहिए, स्लो रिस्पॉन्स काम नहीं चलेगा। ऐसे केस में अपन बन बनाई एंटीबॉडी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एंटी टॉक्सिन, एंटी सीरम कुछ हो सकता है, और फिर वो जाके क्या करती है, अपन को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ऐसी को कहते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट देखो अपन लेते हैं कि कुछ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से भी अपन क्या कर सकते हैं, वैक्सीन बना सकते हैं। लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है, हेपेटाइटिस बी प्रोड्यूस फ्रॉम द ईस्ट। नेक्स्ट है एलर्जी। एलर्जी क्या होता है, जरूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्स देता है इम्यून सिस्टम कुछ सर्टेन एंटीजन के लिए जो कि एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस होते हैं, और ये थोड़ा अननेसेसरी सा जरूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्स हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, एलर्जी। जिस सब्सटेंस की वजह से एलर्जी होती है उन्हें एलर्जन कहते हैं। एलर्जी के केस में जो एंटीबॉडी बनती है वो आईजीई टाइप की होती है। कॉमन एलर्जन जैसे कि डस्ट हो गया, पॉलन हो गया, एनिमल डेंडर हो गया। एनिमल डेंडर मतलब एनिमल्स की स्किन से अब वो निकलती रहती है, जैसे अपने स्कैल्प्स में डेंड्रफ वगैरह बनते हैं वैसे। नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, जो होती है वो क्या होती है, स्नीजिंग होती है, वाटरी आइज होती है, रनिंग नोज होने लगता है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ईचिंग होने लगती है, इन्फ्लामेशन हो जाते हैं। अब जब भी एलर्जी होगी तो बॉडी में वहाँ पर कुछ केमिकल सिक्रेट होते थे। क्वेश्चन आ सकता है कि एलर्जी किन केमिकल की सिक्रेशन की वजह से होती है, तो हिस्टामिन और सेरोटोनिन। कहाँ से सिक्रेट होते हैं, मास्ट सेल से, ठीक है। फिर कौन सी ड्रग्स लेते हैं, ऑब्वियस थिंग है हिस्टामिन से हो रही है तो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स ले लेते हैं, एड्रेनालिन ले लेते हैं, जो कि इन सिम्टम्स को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। इलाज कुछ है नहीं, आप एलर्जन से दूर रहिए। नेक्स्ट है ऑटो इम्यून डिजीज। तो देखो जो इम्यूनिटी का कंसेप्ट है वो किस पर काम करता है, सेल्फ और नॉन सेल्फ पर। मतलब जो बाहर से सेल आती है बॉडी उन्हें आइडेंटिफाई करती है नॉन सेल्फ की तरह और उन्हें किल करने की कोशिश करती है, और खुद की सेल को कभी हार्म नहीं पहुंचाती क्योंकि वो सेल्फ है। लेकिन अगर किसी जेनेटिक या अदर अननोन रीजन की वजह से बॉडी खुद के ही सेल पर अटैक करने लग जाए, उसका इम्यून सिस्टम खुद की सेल पर अटैक करे, तो वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन को डैमेज करने लगेगा। ऐसी डिजीज को ऑटो इम्यून डिजीज या ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में होता है। नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम इन बॉडी। अब इसमें बेसिकली अपन को लिम्फॉइड ऑर्गन पढ़ने हैं। अब लिम्फॉइड ऑर्गन होते क्या है, ये वो ऑर्गन है जहां पर लिम्फोसाइट या तो बनती है या मैच्योर होती है या प्रोलिफरेट होती है। तो जहां पर ओरिजिन और मैच्योरेशन होगा उसे अपन कहेंगे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, और जहाँ प्रोलिफरेशन होगा उसे कहेंगे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी में आते हैं बोन मैरो और थाइमस, और सेकेंडरी के अंदर आते हैं लिम्फ नोड्स हो गए, स्प्लीन हो गए, टॉन्सिल्स हो गए, पेयर पैचेज हो गए जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, अपेंडिक्स हो गया। ये डायग्राम भी आप अच्छे से याद रखें, बोर्ड एग्जाम के लिए भी पूछा जा सकता है, कोई लेबलिंग वेबलिंग आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आ सकती है। एक एक करके थोड़ा थोड़ा दे रखा है। सबसे पहले बॉन मैरो। बॉन मैरो क्या होता है, बॉन के अंदर का स्पंजी टिश्यू जो होता है बॉन मैरो कहलाता है। ये मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है जहाँ सारी ब्लड सेल और लिम्फोसाइट भी बनती है। फिर है थाइमस, लोब्ड ऑर्गन होता है, हार्ट के पास में अपने ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम के जस्ट नीचे होता है, ठीक है। थाइमस बचपन में बहुत बड़ी होती है टाइम ऑफ बर्थ के समय, और धीरे धीरे इसकी साइज रिड्यूस होती रहती है, ठीक है। बोथ बोन मैरो और थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो जहाँ पर डेवलपमेंट होता है और मैच्योरेशन होता है उसे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं, और सेकेंडरी में प्रोलिफरेशन होता है, जैसे कि स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, ये सेकेंडरी में आती है। अब स्प्लीन जो होती है वो बीन शेप्ड ऑर्गन है। इसके अंदर कंटेन लिम्फोसाइट एंड फेगोसाइट।
इस लिम्फोसाइट और फैगोसाइट होती है, ये क्या करती है कि जो बाहर से पैथोजन आते हैं उनके एंटीजन या उनकी चीज़ों को क्या करती है, सेपरेट करती है, ठीक है। और साथ में यह लार्ज रिजर्वोयर होता है किसका, इरिथ्रोसाइट का, ठीक है। आरबीसी का ये बहुत बड़ा सा क्या होगा, स्टोर होगा। इसलिए ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसको कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं। यहाँ पे डेड आरबीसी को दफनाया भी जाता है, इसलिए 11th क्लास में ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्प्लीन के बारे में क्या क्या याद रखना है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, लिम्फोसाइट और फैगोसाइट यहाँ पर होती है। ये क्या करती है, फिल्टर करती है ब्लड बॉर्न माइक्रोब्स को, ठीक है। फिर है लिम्फ नोड, ये क्या करती है, माइक्रोब्स को ट्रैप करती है, उनके एंटीजन को ट्रैप करती है, जिससे यहाँ पर जो लिम्फोसाइट आएगी उन जो ट्रैप्ड एंटीजन है उनके साथ रिएक्ट करके क्या करती है, प्रोलिफरेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट है और एक दे रखा है माल्ट। माल्ट बेसिकली क्या है, म्यूकोसा एसोसिएट लिम्फोइड टिश्यू। तो बॉडी के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है मेजर, जहाँ पर जैसे कि अपने रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरोनोजेनाइटल, वहाँ पर जो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं उसे माल्ट कहते हैं। ये टोटल लिम्फोइड टिश्यू का 50% बनाती है, आप फुल फॉर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट अपने डिजीज है एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, और ये डेफिशिएंसी वाली कंडीशन अपन एक्वायर करते हैं अपनी लाइफ टाइम में, मतलब जो पेशेंट होता है वो। सिंड्रोम यूँ कहा गया है क्योंकि यहाँ पर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं। एड्स का फर्स्ट पेशेंट 1981 में ऑब्जर्व किया गया था। राइट नाउ 25 मिलियन पर्सन एड्स से सफ़र कर रहे हैं। एड्स जो है वो किसकी वजह से होता है, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी ऑफ वायरस से होता है। इनिशियल इन्फेक्शन को एचआईवी कहते हैं, आपने कहीं पढ़ा हो। जब एचआईवी की थर्ड स्टेज आती है, मतलब बहुत क्रिटिकल स्टेज हो जाती है, तो उसे एड्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एचआईवी वायरस जो होता है एक रेट्रो वायरस है, बेसिकली उसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। अब एचआईवी का ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है, तो देखो सेक्सुअल कांटेक्ट से हो जाता है, ठीक है। कॉन्टामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो जाता है, नीडल के शेयर करने से हो जाता है। अगर पर्सन इन्फेक्टेड है उसकी नीडल कोई हेल्दी पर्सन में चली जाए तो हो जाता है। अगर माँ में है तो बच्चे में हो जाता है। अब इन 4 पॉइंट को अपन पिक करें तो ये डिजीज किन किन में हो सकती है, तो देखो किन किन में हो सकती है। या तो वो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रखता है तो उनमें हो सकती है। कोई ड्रग एडिक्ट है क्योंकि वो इंजेक्शन इस्तेमाल करेगा तो हो सकती है वो इन्फेक्टेड हो। या ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसको बार बार चाहिए, वो ऐसी जगह पर ब्लड ट्रांसफ़र करवाने जाता है और फिर वहाँ पे किसी अबनॉर्मलिटी या गलती की वजह से हो सकता है। या फिर अगर किसी मदर को एचआईवी हो रखी है और उसका जो बच्चा पैदा होगा वो फिर एचआईवी से सफ़र कर सकता है। नेक्स्ट है एचआईवी और एड्स जो होती है नॉट स्प्रेड बाय मियर टच और फिजिकल टच से नहीं फैलती, सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट या बॉडी फ्लूइड के स्प्रेड होने से फैलती है। इसलिए अपन को जो भी एचआईवी के पेशेंट है उन्हें एकदम आइसोलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनके साथ खाने, बैठने, उठने से ये डिजीज़ नहीं फैलने वाली। देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स। ये हमेशा एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये फैलता रहता है। नेक्स्ट देखो अपनी बुक में एक पूरा साइकिल बना रखा है। ये एक रेट्रो वायरस है जिसमें बाहर की तरफ देखो वायरल प्रोटीन कोट है और अंदर एक वायरल आरएनए कोर है। जब वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट करता है तो बेसिकली अपना डीएनए उसके अंदर डालता है, सॉरी आरएनए। फिर उस आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है, डीएनए। फिर ये डीएनए होस्ट के डीएनए के साथ जाके फिट हो जाएगा और फिर अपने लिए ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन करा के नए वायरल पार्टिकल बनाएगा। जब बहुत सारे वायरल पार्टिकल बनेंगे ये सेल बर्स्ट हो जाएगी और ये दूसरी सेल को इन्फेक्ट करेगा। तो ये रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। ये डायग्राम भी आ सकता है आपके बोर्ड में और आप इसे अच्छे से समझे भली नीट वीट के हिसाब से भी। लाइफ साइकिल में जो जो की पॉइंट होते हैं वो मैं यहाँ साइड में लिख दिया। देखो आफ्टर इन्फेक्शन वायरस एंटर इनटू मैक्रोफेज। वायरस जो होता है वो मैक्रोफेज के अंदर क्या करते हैं, एंटर करते हैं। तो मैक्रोफेज तो अपनी इम्यूनिटी की सेल है, उसी में ही एंटर कर लेते हैं और फिर वहाँ वायरल डीएनए बनाते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से। फिर उसको एक एचआईवी फैक्ट्री बना देते हैं और उसमें बहुत सारे एचआईवी वायरस बनवाते हैं। हेल्पर टी लिम्फोसाइट को भी इन्फेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इससे हेल्पर टी लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज के नंबर घटते हैं, जिससे पर्सन अब उन बीमारियों से भी बीमार होने लगता है जिन बीमारियों से जल्दी वो बीमार नहीं होता और उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। ये एड्स का रहता है। एड्स का जो डायग्नोसिस है वो किससे किया जाता है, तो एलिसा टेस्ट से किया जाता है। आरटीपीसीआर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एलिसा का इस्तेमाल कर लेते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे।
नेक्स्ट है एड्स का प्रिवेंशन कैसे करेंगे। तो एड्स के लिए एक टैगलाइन होती है डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। देखो ये ऐसी बीमारी तो है नहीं कि जो अपन को खाने पीने से हो जाए, जो अपन को पता ही ना चला। हाँ, अनलेस अगर कोई बच्चा है जो इन्फेक्टेड मदर से पैदा हो रहा है, बाकी ये अपने आप तो होने वाली नहीं है। तो यही वजह है कि अपन को प्रिवेंशन के सारे मेथड का ध्यान देना चाहिए, ठीक है। एक फुल फॉर्म याद रखनी है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे नाको कहते हैं, ठीक है। अब कैसे कैसे करेंगे, देखो एक तो ब्लड के थ्रू फैलती है, तो अपन को हमेशा ब्लड बैंक में ब्लड सेफ रखना चाहिए। दूसरा, नीडल से फैलती है, तो अपन को हमेशा क्या करनी चाहिए, डिस्पोजेबल नीडल इस्तेमाल करनी चाहिए जो वन टाइम इस्तेमाल हो। दूसरा, ड्रग्स लेने के दौरान फैल सकती है, तो कंट्रोल ड्रग एब्यूज। और सेफ सेक्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अपने जो बीमारी है वो है कैंसर। अब कैंसर जो है वो बेसिकली क्या होता है, एक अपनी बॉडी में प्रॉपर्टी होती है कांटेक्ट इनिबिशन, उसके फेलियर की वजह से कैंसर होता है। अब कांटेक्ट इनिबिशन क्या होता है, इसकी वजह से विच कांटेक्ट विथ अदर सेल इनिबिट द अनकंट्रोल ग्रोथ। जैसे ये एक सेल है, अगर इसके आसपास दूसरी सेल इसके कांटेक्ट में है तो ये सेल डिवाइड नहीं करती। क्यों नहीं कर रही, क्योंकि इसके आसपास दूसरी सेल है तो टच में है। अब इसके टच की वजह से ये डिवाइड नहीं कर रही, इसे कहते हैं कांटेक्ट इनिबिशन। लेकिन अगर इसमें फेलियर हो जाए कांटेक्ट इनिबिशन, तो ये अननॉर्मली डिवाइड करने लगेगी और बहुत सारी सेल बना लेगी, जिससे ट्यूमर बन जाएगा, ठीक है। अब ये ट्यूमर दो तरीके का हो सकता है। जो फर्स्ट कैटेगरी है ट्यूमर की, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पर ही रहती है, इस जगह से वो कहीं दूसरी जगह स्प्रेड भी नहीं होगी और ना ही कोई मेटास्टेसिस शो करेगी। मेटास्टेसिस क्या होती है कि ट्यूमर की सेल एक जगह से निकलकर ब्लड के थ्रू कहीं और चली जाती है और फिर वहाँ जाकर भी ट्यूमर फैलाती है। और ये कैंसर की सबसे फियरसम प्रॉपर्टी होती है। पूछा जा सकता है कैंसर की सब फियरसम प्रॉपर्टी कौन सी होती है, मेटास्टेसिस। तो ये वाले ट्यूमर नहीं शो करते, ये वाले ट्यूमर शो करते हैं, तो ये ज़्यादा जानलेवा ट्यूमर होता है, ये नॉर्मल ट्यूमर होता है, ठीक है। कॉज ऑफ कैंसर, कैंसर कैसे होता है, मेटास्टेसिस की डेफिनेशन अच्छे से देखें। कॉज ऑफ कैंसर, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट जो होते हैं कैंसर के, उन्हें कार्सिनोजन कहते हैं, ठीक है। तो कॉज ऑफ कैंसर के एजेंट को कार्सिनोजन कह सकते हैं। रेडिएशन हो सकती है, केमिकल्स हो सकते हैं और बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं। रेडिएशन में आयोनाइजिंग, एक्सरे, गामा रे वगैरह। नॉन आयोनाइजिंग में यूवी रेज हो गई। केमिकल में टोबैको और स्मोक हो गया। बायोलॉजिकल में ऑन्कोजेनिक वायरस हो गया, जैसे कि वायरल ऑन्कोजीन होती है उनके अंदर, ठीक है। एक बॉडी के अंदर भी सी ऑन्क, सेलुलर ऑन्कोजीन या प्रोटो ऑन्कोजीन होती है, जो किसी वजह से एक्टिवेट होकर कैंसर बना देती है, ठीक है। तो ये सब याद रखें। कैंसर का वो डायग्नोसिस कैसे होता है, तो 5 टेक्निक है। बायोप्सी, जिसे हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी कहते हैं। रेडियोग्राफी, जिसमें एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। सिटी स्कैन, जिसमें कंप्यूटेटेड टोमोग्राफी, इसमें भी एक्सरे का इस्तेमाल होता है। एमआरआई और एंटीबॉडी, जो कि कैंसर के एंटीजन के अगेंस्ट बने हैं, उन्हें डिटेक्ट करके पता कर सकते हैं। बायोप्सी क्या होती है, इसमें जो सस्पेक्टेड टिश्यू होता है उसका कट करते हैं, उसके थिन सेक्शन बनाते हैं और फिर माइक्रोस्कोप के नीचे उसे स्टडी करके देखते हैं कि उसमें अब नॉर्मल सेल डिवीजन तो नहीं है। रेडियोग्राफी में एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटेटेड टोमोग्राफी में भी एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं और कंप्यूटर की हेल्प से 3 डायमेंशनल इमेज बनाते हैं इंटरनल ऑर्गन की। लेकिन ये अच्छे मेथड नहीं है, क्योंकि रेडिएशन से तो कैंसर और ज़्यादा फैलता है। एमआरआई, इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, जो एक्यूरेट डिटेक्शन देता है। तो जनरली ये अच्छा मेथड होता है एमआरआई वाला। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट क्या होगा। ट्रीटमेंट या तो ट्यूमर की सर्जरी करो, या वहाँ पे रेडिएशन से उसका इलाज करो, या फिर आप ऐसे अल्फ़ा इंटरफेरॉन जो होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को मदद करता है, इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कीमोथेरेपी, केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं कि ट्यूमर सेल पे जो होती है रेडिएशन गिरा के उसको टिश्यू को क्या करते हैं, ख़राब करते हैं, ठीक है, जो ट्यूमर वाला होता है। कीमोथेरेपी में ऐसी ड्रग्स लेते हैं जो कैंसरस सेल को किल करती है। और अल्फा इंटरफेरॉन जो होता है विच एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प डिस्ट्रॉइंग ट्यूमर, ये इम्यूनोथेरेपी हो गई। अब चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ रहा है, मतलब ऐसे सेकंड लास्ट टॉपिक है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। तो इसमें बहुत सारी ड्रग्स के बारे में दे रखा है और बता रखा है कि कैसे पर्सन जो होता है उसको धीरे धीरे उसके चक्कर में फंस जाता है और अब्यूज़ करने लगता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगता है, इस फ्रिक्वेंसी में, इस क्वांटिटी में इस्तेमाल करने लगता है जितनी नीड नहीं होती। तो कुछ ड्रग्स दे रखी है। पहली है ओपियोइड ड्रग्स।
तो ये जो होती है ओपियोइड रिसेप्टर होते हैं सीएनएस में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पे, उस पर ये काम करती है। हेरोइन जो होती है वो ओपियोइड ड्रग्स है जिसे स्मैक भी कहते हैं। ये बेसिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन है, मतलब ये मॉर्फिन जो होती है उसकी एसिटाइलेशन से बनती है। अब मॉर्फिन को कहाँ से लाते हैं? पेपेवर सोमिनिफेरम से लाते हैं। अब इस ड्रग्स को लेते कैसे हैं? या तो इंजेक्ट करते हैं या स्नोट करते हैं, नाक से खींचते हैं। ये जो होता है डिप्रेसेंट और स्लो डाउन कर देता है बॉडी फंक्शन, तो जो लोग लेते हैं उन्हें एक खुशी वाली हैप्पीनेस ऐसे फील होने लगती है, ठीक है, टेंशन वगैरह नहीं होती। ये मॉर्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर है, मॉर्फिन प्लांट का डायग्राम है, बोर्ड क्लास एज में ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपने कैनाबिनॉइड्स। ये जो होती है कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर पे काम करती है। ऐसी एक ड्रग्स कैनाबिस सेटाइवा से निकालते हैं। मार्जुना, हासिस, चरस, गांजा ऐसी ही ड्रग्स होती है। इसे इनहेल कर सकते हैं, ओरल इंजेक्शन कर सकते हैं। ये कार्डियोवेस्कुलर एक्टिविटी को क्या करती है? अफेक्ट करती है। ये कैनाबिस सेटाइवा की लीफ का डायग्राम है, अच्छे से देखें, और ये उसका कैनाबिनॉइड्स का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है कोका एल्कलॉइड्स, जिसे कोकीन कहते हैं। इरिथ्रोजाइलम कोका से इसे ऑब्टेन करते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन के काम में क्या करता है? इंटरफेयर करता है। कॉमनली ये कोक और क्रैक नाम से जानी जाती है, जो स्नोट की जाती है, नाक से खींचते हैं। इसे सेंस ऑफ यूफोर्बिया और इंक्रीज एनर्जी का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी हो गई है, अच्छा अच्छा लगने लगता है। हेलुजिनेशन होता है, ठीक है। और यही वजह है कि कैनाबिनॉइड्स ड्रग्स का इस्तेमाल कौन करते हैं? इस स्पोर्ट्स पर्सन करते हैं। अगर आपको पूछे कि स्पोर्ट्स पर्सन किस ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, तो कैनाबिनॉइड्स का करते हैं। कारण है कि वो कार्डियोवेस्कुलर एक्टिविटी बढ़ाती है। देखो यहाँ लिखा होता है ना कि कार्डियोवेस्कुलर एक्टिविटी, तो ज़्यादा एनर्जी फील होगी उनको, ठीक है, तो वो ड्रग एब्यूज कर लेते हैं, ठीक है। ऐसी कौन कौन सी ड्रग है जो हेलुजिनेशन प्रॉपर्टी की होती है? यहाँ पे लिखी हुई है, देखो, एक तो इरिथ्रोजाइलम कोका हो गया, ये एट्रोपा बेलाडोना हो गया, और दत्तूरा हो गया। ये किसका डायग्राम है? दत्तूरे का डायग्राम है। नेक्स्ट है मेडिसिन यूज टू ट्रीट डिप्रेशन और इंसोम्निया। तो ये 3 ड्रग्स का नाम याद रखना जो मेंटल इलनेस को ट्रीट करने, जैसे कि डिप्रेशन, इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल ली जाती है। एक है मॉर्फिन का क्यों इस्तेमाल होता है? इस्तेमाल बताओ, ड्रग नहीं, इस्तेमाल बताओ। ड्रग एब्यूज की बात नहीं, ड्रग बनाई है तो मेडिसिन की तरह बनाई होगी, तो किस लिए इस्तेमाल की जाती है? सेडेटिव होती है, पेन किलर होती है, तो सर्जरी वर्जरी के दौरान इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है टोबैको। टोबैको बेसिकली ऐसी ड्रग है जो हर कोई नॉर्मल ड्रग समझ के या छोटे मोटे नशा समझ के स्टार्ट करता है और फिर धीरे धीरे वो हार्ड ड्रग्स की तरफ चलता है। इसीलिए लिखा होता है कि ये वे है हार्ड ड्रग्स के टूवर्ड्स में। तंबाकू को चबाया जा सकता है, स्मोक किया जा सकता है, नाक के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जिसे स्नफ कहते हैं। इसके अंदर निकोटाइन होता है, ये एडिनल ग्लैंड से एडिनलिन सिक्रेट कराता है, जिससे इंक्रीज ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट होती है, तो ऐसे एनर्जेटिक सा फील होता है। डिजीज, अब तंबाकू जो है उससे कैंसर हो सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में, थ्रॉट में, ब्रोंकाइटिस में। अगर आप चबाते हो तो माउथ कैंसर हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकते हैं, ठीक है। सीएडी कार्डियक, वो सीएडी अपने एक अपने क्या कहते हैं, हार्ट की तरफ एक आर्टरी जाती है, हाँ, कोरोनरी आर्टरी, उसमें डिजीज हो जाती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाती है। स्मोकिंग करने से कार्बन मोनोऑक्साइड की अमाउंट बढ़ती है बॉडी में, जिससे हीमोग्लोबिन के नंबर घटते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एडल्सेंस एंड ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज। अब पहले अपन को समझना एडल्सेंस क्या होता है। तो एडल्सेंस बेसिकली चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच के टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? एडल्सेंस कहते हैं। ये पीरियड या प्रोसेस है जिससे जो चाइल्डहुड का बच्चा जो है उसे ऐसा लगने लगता है कि अब मैं सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, मैं बड़ा हो रहा हूँ, और इसमें बहुत सारे बायोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेज आते हैं, और यही वजह ये सबसे वनरेबल फेज है मेंटल और फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट पे। तो सबसे ज़्यादा ड्रग और अल्कोहल एब्यूज इसी एज में होते हैं। अब क्या कारण है कि लोग ऐसे ड्रग और अल्कोहल एब्यूज करना स्टार्ट करते हैं? तो पहला है कि इस उम्र में नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है, एक्सपेरिमेंटेशन होता है, ऐसे सोचते हैं एक बार खा के देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। स्ट्रेस, जो एकेडमिक या एग्जामिनेशन किसी भी चीज़ का स्ट्रेस होता है, उसको काउंटर करने के लिए लेने लग जाते हैं, ठीक है। मूवीज़ वगैरह में देखकर, टेलीविज़न में देखकर ऐसा लगता है कि ये सब यूज करना कूल है, इस परसेप्शन से वो लेने लग जाते हैं, ठीक है। अनसपोर्टिव अनस्टेबल फैमिली स्ट्रक्चर या फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो उसे काउंटर करने के लिए लेने लग जाते हैं। पीयर प्रेशर की वजह से लेने लग जाते हैं, दोस्त लोग मिलके उसे और प्रमोट करते हैं कि ले ले खा ले, उस हिसाब से खाने शुरू कर देते हैं।
नेक्स्ट है एडिक्शन और डिपेंडेंस। अब देखो इन दोनों में फ़र्क है। एडिक्शन का मतलब है इट इज़ अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट सच एज यूफोरिया और टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलबींग्स। अपन को लगता है कि ये खाएंगे तो अपन को अच्छा लगता है, तो वो फील अपन लेना चाहते हैं बार बार, इसीलिए अपन उसको कंज्यूम कर रहे हैं। इस चीज़ को कहते हैं एडिक्शन। अब डिपेंडेंस का क्या मतलब है कि एडिक्शन की वजह से जब अपन रोज लेते जा रहे हैं तो धीरे धीरे अपनी बॉडी वीक होती गई। तो अगर अपन इसको हटा दें और ना लें तो अपनी बॉडी में कुछ ना सिम्टम्स आएंगे, जिसे विड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं, और वो इतने स्ट्रांग होंगे कि अपन उसको लिए बिना रह ही नहीं सकते। इसको कहते हैं डिपेंडेंसी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये लेना छोड़ूं तो एंजाइटी होने लगेगी, सेकीनेस होने लगेगा, नौसिया होगा, स्वेटिंग होगा उस पर्सन को जो कि ये लेता है। कभी कभी ये फैटल भी हो सकता है छोड़ना। ठीक है, जब बहुत लंबे समय से कोई बहुत ज़्यादा डोज पे करता है, तो ये सब काम हेल्थ प्रोफेशनल की उनकी हेल्प से करना चाहिए। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज। अब ड्रग और एल्कोहल एब्यूज के इफेक्ट क्या होंगे? तो ऑब्वियस थिंग है, स्टार्टिंग में रेकलेस बिहेवियर होगा, वेंडलिज्म होगा, वायलेंस बढ़ेगा उसके अंदर। ज़्यादा ड्रग लेंगे तो कॉमा या डेथ भी हो सकती है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है। आप अपने आसपास कुछ कॉमन वार्निंग साइन देख के बता सकते हैं कि भाई इन पर्सन में शायद ड्रग और अल्कोहल एब्यूज होगा, जैसे कि वो स्कूल में इंटरेस्टेड नहीं है, पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, खुद की पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रखता, अलग अलग रहता है, डिप्रेशन रहता है उसको, थकान रहती है, बहुत जल्दी चिड़चिड़े से हो जाते हैं, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रिलेशन ख़राब करते हैं, मूड स्विंग होते हैं उनमें, वेट और भूख को लेकर भी उनमें वेरी करता रहता है। तो ये एक वार्निंग साइन समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कि ऐसी 2 डिजीज बताओ जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट से भी फैलती है और ड्रग्स के थ्रू वो नीडल शेयरिंग से भी फैल सकती है। तो कौन कौन सी है? एड्स और हेपेटाइटिस बी। ठीक है। नेक्स्ट है कि अपने अल्कोहल कंज्यूम करने से लीवर में कौन सी बीमारी होती है? तो लीवर सिरोसिस होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, देखो एक जो एथलीट्स या कोई ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन उसमें क्या करते हैं, कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए। ऐसी ड्रग्स को एनाबॉलिक ड्रग्स कहते हैं या एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कहते हैं। अब इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने से कुछ नुकसान है, जैसे कि मेल के अंदर क्या नुकसान होगा? एक्ने होने लगेंगे, एग्रेसिवनेस ज़्यादा आएगी, मूड स्विंग होगा, डिप्रेशन होगा, टेस्टिकल्स की साइज घटने लगेगी, स्पर्म काउंट घट जाएंगे, किडनी और लीवर डिसफंक्शन हो सकता है, प्री मैच्योर बाल्डनेस हो सकती है, प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो सकती है, ब्रेस्ट डेवलप हो सकता है। फीमेल है तो उनमें भी एग्रेसिवनेस बढ़ेगा, मूड स्विंग होगा, डिप्रेशन होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल अब नॉर्मल होंगे, एक्सेसिव हेयर हो जाएंगे बॉडी पर, क्लाइटोरिस की लेंथ बढ़ने लगेगी, साइज बढ़ जाएगी, वॉइस जो है वो डीपनिंग होने लगेगी। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिवेंट और कंट्रोल। तो देखो इसके लिए 6 पॉइंट है कि अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, एजुकेशन एंड काउंसलिंग, सीकिंग हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स, लुकिंग फॉर डेंजर साइन, सीकिंग प्रोफेशनल फॉर मेडिकल हेल्प। ये इसके बारे में छोटा छोटा दे रखा है। ठीक है। इस तरीके से अपना ये चैप्टर पूरा होता है। उम्मीद करूँगा कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए और एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़िए, बोर्ड एग्जाम के लिए भी और नीट के लिए भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।